ओम गणेशाय हम लोग इसको ना, नमः। ठीक है, हाँ स्टार्ट करते हैं इसको। बाकी सभी लोगों को मैं आपको एक चीज बता देता हूँ इसके अंदर में कि आप अपने साथ में नोट पैड लेके जरूर बैठें, ठीक है ना। क्योंकि इस दौरान क्या होगा, जो अभी ये 1.5 से 2 घंटे का जो ये ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, उसमें आपके क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रखेंगे कि आप जो है क्वेश्चन जो है उस नोट करते रहें साथ के साथ। जिससे क्या होगा कि बीच में इंटरप्शन कम होगा और अपने क्वेश्चन जो नोट किए होंगे वो लास्ट में आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन जरूर नोट करते रहें, ठीक है। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मेरा नाम भारत शर्मा है और मेरे को हाई प्रेशर डाइकास्टिंग का जो कोर एक्सपीरियंस है वो 14 इयर्स का जो कोर एक्सपीरियंस है, उसके अंदर जो मेरी जो कोर एरिया है वो प्रोसेस कंट्रोल और डाई मॉडिफिकेशन और प्रोसेस पैरामीटर कैलकुलेशन, ये मेरे कोर एरिया है इस हाई प्रेशर डाइकास्टिंग के अंदर में। और पिछले 5 सालों से मैं अपने आप को एज ए हाई प्रेशर डाइकास्टिंग जो एक्सपर्ट है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें, जिसके लिए मेरी जो लर्निंग है वो अभी भी कंटिन्यू है। तो मेरी जो आशा है वो आप सभी लोगों से यही है कि आप भी जो लर्निंग है अपनी, उसी पे ही आप जो है अपना फोकस ज्यादा रखें इसके अंदर में, जिससे कि मेन जो ग्रोथ है वो उसी से निकलने वाली है आपकी। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, लर्निंग जो है वो नेवर एंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है हाई प्रेशर डाइकास्टिंग इंट्रोडक्शन। ये जो कोर्स है हाई प्रेशर डाइकास्टिंग इंट्रोडक्शन, इसको पहले मैंने जो है नाम दिया था बेसिक ऑफ हाई प्रेशर डाइकास्टिंग। और मैंने नाम इसलिए चेंज किया इसका इंट्रोडक्शन, क्योंकि कई लोगों को ना बेसिक चीजें अच्छी नहीं लगती बोलने में, सुनने में और करने में। बेसिक चीजें अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो तो बेसिक, नाम ही बेसिक है उनका। वो लोग बेसिक चीज थोड़ी करेंगे। हम तो मतलब जो है इंजीनियर हैं, हम तो मतलब काफी जो है चीजें जानते हैं, हम बेसिक चीजें क्यों करेंगे। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, चीजें छोटी होती हैं बेसिक, पर जरूरी होती हैं। बेसिक छोटी जरूर होती हैं पर जरूरी होती हैं। वो आपके शॉप फ्लोर के लिए, आपके कॉस्ट रिडक्शन के लिए, आपके रिजेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, आपकी मशीन की डाई की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बेसिक, और जिनको हम छोटा मानते हैं चीजों को, वही चीजें हमें जो है असली आउटपुट देती हैं। तो हम आज उन्हीं बेसिक चीजों की जो है बात करेंगे इसके अंदर में। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सभी लोग उतने ही गौर से इसको जो है और उतने ही इंपॉर्टेंस के साथ में जो है इसको सुने और माने। और मानने के लिए मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बता रहा हूं इसलिए माने, आप अपने क्वेश्चन जो है आप अपने नोट करें और लास्ट में सेशन के आप उसको जो है पुटअप करें और उससे कन्वेंस होके आप इसको मानना चालू करें, आप बेसिक को अडहेयर करना चालू करें, ठीक है। राइट। तो हाई प्रेशर डाइकास्टिंग में अगर हम सिंपली बात करें तो एक हमारी जो है मशीन होती है हाई प्रेशर डाइकास्टिंग की, जो कि टनेज के हिसाब से जो है वेरी करती है। टनेज के हिसाब से उसका इंजेक्शन प्रेशर जो है वो वेरी करता है। टनेज के हिसाब से उसका डाई क्लैंपिंग जो है वो डिसाइड होती है। राइट। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर एक जर्नल हाई प्रेशर डाइकास्टिंग की जो मशीन है वो दिखाई गई है। राइट। तो इसमें क्या होता है कि मोल्टन मेटल जो है शॉर्ट स्लीव के अंदर में जो है पोर करके, चाहे मैनुअल चाहे ऑटो लैडल के थ्रू जो है हम लोग इंजेक्शन प्रेशर के थ्रू, अपने इंजेक्शन प्लंजर के थ्रू जो है कैविटी के अंदर फिल कराते हैं विद हाई स्पीड और विद हाई प्रेशर। अब ये हाई प्रेशर डाइकास्टिंग इसको बोलते इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास जितनी भी अवेलेबल डाइकास्टिंग के प्रोसेस हैं, चाहे वो लो प्रेशर, चाहे वो जीडीसी, चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल, चाहे हमारा है हाई प्रेशर डाइकास्टिंग, इन सब के अंदर में जो प्रेशर जो यूज होता है कास्टिंग को फिल करने के लिए, वो सबसे ज्यादा यूज होता है। वो सबसे ज्यादा कितना होता है कि इसके अंदर में देखो 3 तरीके के प्रेशर होते हैं हमारी डाइकास्टिंग में जो यूज होते हैं। पहला प्रेशर क्या होता है, इंजेक्शन प्रेशर। दूसरा प्रेशर क्या होता है हमारा, कास्टिंग प्रेशर। तीसरा प्रेशर होता है इंटेंसिफिकेशन प्रेशर। तो इस सब में जो सबसे ज्यादा प्रेशर जो होता है वो कास्टिंग प्रेशर होता है, जो इसी प्रोसेस के अंदर में यूज किया जाता है। तो होता है हमारा 600 से 800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए इसको हम लोग हाई प्रेशर डाइकास्टिंग जो है बोलते हैं।
और इसका जो बेनिफिट है वो बेनिफिट ये है कि एक तो ये मैक्सिमम प्रोडक्शन यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्शन साइकिल जो है हमें देती है। दूसरा, ये लो वॉल थिकनेस के साथ में जो है हम इसके साथ कास्टिंग जो है प्रोड्यूस करते हैं। सबसे मिनिमम वॉल थिकनेस 1.5 mm तक की कास्टिंग जो है हम हाई प्रेशर डाई कास्टिंग से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और किसी कास्टिंग के अंदर और किसी भी कास्टिंग के प्रोसेस के अंदर में हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो प्रोडक्शन रेट और एक पार्ट की क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्रीशियस और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रोसेस है हाई प्रेशर डाई कास्टिंग, राइट। इसकी जनरल साइकिल के बारे में अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से जो है अगर ऑपरेट होता है, तो अगर एक छोर हम इसका पकड़ें कि हम लोग जब डाई चालू करते हैं तो उसको मैनुअल या ऑटोमेटिक स्प्रे के थ्रू जो है उसको हम लोग डाई को क्लीन करते हैं, राइट। स्प्रे करते हैं, फिर एयर क्लीन मारते हैं उसमें, और उसके बाद पोर इन होता है, डाई क्लोज होती है, मेटल पोर होता है, मेटल मैनुअल पोरिंग के थ्रू या ऑटोलैटरल के थ्रू जो है। उसके बाद इंजेक्शन शॉट लगता है, सॉलिडिफिकेशन होता है, उसके बाद में डाई ओपन होती है, कोर आउट होती है, और कास्टिंग जो है इजेक्शन होता है। और कास्टिंग इजेक्शन जो है हमारा दोनों ही मैनुअल और रोबोट के थ्रू जो है होता है। तो इस तरीके से की जो साइकिल है इसकी जो कंप्लीट होती है हाई प्रेशर डाई कास्टिंग की। अब जो आपकी स्क्रीन पे है कि रियल इमेज है मशीन की, जो कि जिसके अंदर में जो डिफरेंट जो एक्सेसरीज हैं मशीन की वो दिखाए गए हैं, किधर पोजिशनाइज होते हैं और किस एक्सेसरीज के क्या नाम होते हैं। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं एरो वाइज जो है कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टॉगल मैकेनिज्म है इसकी। ये हमारा फिक्स क्या कहते हैं, ये फिक्स प्लेटर है हमारा, और ये जो है मूविंग प्लेटर है, और ये हमारा ऑपरेटिंग पैनल है हमारा, ये ऑटो स्प्रेयर है। ये क्या है कि जो छोटी टनेज की मशीनें होती हैं जैसे 120 और 180, तो इनमें हम लोग मैनुअल स्प्रे का जो है यूज करते हैं, क्योंकि इनकी मशीनों की जो हाइट है वो कम होने की वजह से इसमें हम लोग ऑटो स्प्रे यूनिट जो है कम ही यूज करते हैं इसमें, राइट। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं इस फिगर के अंदर जो बताना चाहता हूँ उस पर जरा गौर देना, क्योंकि वो प्रिंसिपली तौर पे, सैद्धांतिक तौर पे जो है वो बिल्कुल हर मशीनों में सेम मिलेगा, और काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है इस चीज के अंदर में। और वो चीज क्या है कि अब जो ये मेरा एरो घूम रहा है, आप इसमें देखेंगे कि ये एक्यूमुलेटर बोतल जो है ना, जिसमें हमारा जो नाइट्रोजन फिल किया जाता है और उसको फिर ऑयल के थ्रू चार्ज किया जाता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा इसको कि कैसे चार्ज किया जाता है, और इस इंजेक्शन जो बोतल है ये हमारी, वो कैसे इसकी एनर्जी को यूज किया जाता है। एक डायग्राम के थ्रू जो है मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको बाद में, राइट। तो आप ये देखेंगे ये वाली जो बोतल है ना, ये बोतल जो है आपकी, ये हमेशा ये याद रखें कि हमारे इंटेंसिफिकेशन प्रेशर के लिए, इंटेंसिफिकेशन फेस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है ये वाली जो बोतल है, जो इंजेक्शन साइड के सबसे बैक साइड में जो होती है, राइट। उसके आगे वाली जो बोतल होती है हमेशा वो हमारे फास्ट शॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फास्ट शॉट फेस के लिए जो है, हाई स्पीड फेस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है इसके अंदर में। और इसी एक्यूमुलेटर की एनर्जी को लास्ट में यूज करके जो है हम लोग फॉलो थ्रू भी लेते हैं। फॉलो थ्रू डायरेक्ट पंप के प्रेशर से नहीं होता, ये बात को ध्यान रखना आप लोग। कभी फॉलो थ्रू में दिक्कत आए तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके एक्यूमुलेटर की जो चार्जिंग है आफ्टर इंटेंसिफिकेशन वो उसके अंदर बैलेंस है कि नहीं है। तो एक ये भी रीजन होता है कि लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि कौन सा एक्यूमुलेटर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। ऐसे ही एक ये दूसरी मशीन है तोशिबा की मशीन है, जिसमें भी सैद्धांतिक तौर पे जो है, ये दूसरा फोटो मैंने इसीलिए इसके अंदर ऐड किया है कि प्रिंसिपली सैद्धांतिक तौर पे ये जो पोजीशन है इनकी वो हर मशीन में सेम रहती है, राइट। ओके, उसके बाद में ये पार्ट हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल में इस पार्ट में डिस्कशन नहीं करेंगे। आप इनकी डिटेल में डिस्कशन जो है आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हालांकि मेरे ये कोर्स में था, बट क्या कहते हैं, कुछ डिस्कशन की वजह से हमने ये पार्ट निकाल दिया है इसका डिटेल में डिस्कशन। तो पार्ट ऑफ प्रेशर डाई कास्टिंग मशीन जो है, मूविंग प्लेटन, फिक्स प्लेटन, रियर प्लेटन, एक्यूमुलेटर, इंटेंसिफायर, हाइड्रोलिक पंप और
lubrication of machine, plunger tip lubrication, holding furnace, auto sprayer, auto ladle, auto robot, इसी तरीके से नंबर ऑफ पार्ट जो एक्सेसरीज हैं हमारे हाई प्रेशर डाई कास्टिंग की, वो इसके अंदर में आप जो है देख सकते हैं। ओके, तो ये पहला टॉपिक है हमारा इस ट्रेनिंग के अंदर, सेशन के अंदर में, कि फेस इन डाई कास्टिंग। हमारे हाई प्रेशर डाई कास्टिंग में तीन तरीके से, मूल रूप से तीन तरीके के जो फेस हैं वो काम करते हैं। फर्स्ट फेस में क्या होता है कि आप जैसे ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये शॉर्ट स्लीव है यहाँ पे, और ये जो ब्लैक कलर का है इसमें ये मोल्टन मेटल है, ये प्लंजर है। तो फर्स्ट फेस में क्या होता है, जब आप फर्स्ट फेस लगाते हैं जो लो स्पीड के अंदर चलता है, उसका इतना ही काम होता है कि वो अब उस मेटल को विदाउट एयर इंटरप्शन जो है हमारी कैविटी के गेट तक लेके जाए, विदाउट एयर इंटरप्शन। इसीलिए उसको हम लोग लो स्पीड में लेके जाते हैं गेट तक। अदरवाइज हम उसको भी जो है एक ही स्पीड के अंदर में कास्टिंग को फिल कर सकते हैं मेटल को पोर करने के बाद शॉर्ट स्लीव में, बट हम इसलिए उसके अंदर नहीं करते क्योंकि एयर के जो इंटरप्शन है उसको रोकने के लिए हम लोग उसको लो स्पीड तक कास्टिंग के गेट तक पहुंचाते हैं। दूसरे फेज के अंदर में जो हमारा हाई स्पीड फेज बोलते हैं, सेकंड फेज बोलते हैं, फास्ट फेज बोलते हैं उसको, उस फेज के अंदर में हमें अपनी कैविटी को विदिन ए टाइम लिमिट, मतलब एक टाइम लिमिट के अंदर उसको फिल करना होता है, जिसके हिसाब से हम लोग उसकी हाई स्पीड जो है, जो आप लोग अगर आपके यहाँ जो पीछे वाल घुमाने वाली अगर मशीन है, जिसमें चक्का घुमाने वाली मशीन है, तो मैं आपको बता दूं उसके अंदर में आप लो स्पीड वाले का जो है वाल अगर 2 से 2.5 राउंड खोलते हैं तो फास्ट शॉट का आप लोग जो है उसके अंदर में 4 से 5-6 राउंड तक जो है खोलते हैं उसके अंदर में। और अगर मैं मीटर पर सेकंड में बात करूं, जिनके यहाँ ऐसी मशीनें होती हैं जिसमें जो रीडिंग्स हैं ये मीटर पर सेकंड में दिखाई देती हैं, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में प्रेशर दिखाई देता है, उसके अंदर में ये जो हाई स्पीड है ये आपकी 2.5 मीटर पर सेकंड से जो है 4 और 5 मीटर पर सेकंड तक जो है जा सकती है। बट आइडियल जो हाई स्पीड जो होती है, आइडियल हाई स्पीड, जिसमें ना तो आपकी डाई को नुकसान होता है और ना ही आपके जो है पार्ट की क्वालिटी जो है वेरी करती है, वो आइडियल स्पीड होती है 2.5 मीटर पर सेकंड, राइट। और लो स्पीड की अगर हम बात करें तो हमारी 0.2 से लेके 0.25 मीटर पर सेकंड तक जो है हमारी फर्स्ट फेज की स्पीड जो है वो आइडियल कहलाती है। तो फास्ट फेज के अंदर क्या होता है कि हमारी कैविटी जो है फिल होती है विद इन अ टाइम लिमिट, और वो टाइम लिमिट क्या होती है, वो टाइम लिमिट हमारी 30 से 50 मिली सेकेंड, 30 से 50 मिली सेकेंड के अंदर वो कास्टिंग फिल होनी चाहिए, तभी वो पार्ट की जो क्वालिटी है हमारी जो है वो बढ़िया आएगी। तो ये जो चीजें हैं आप इनको नोट भी कर सकते हैं और इसका यूज अपने शॉप फ्लोर पे कर सकते हैं आप लोग, कि इन चीजों को इस तरीके से मेंटेन कैसे करें, मेटल को जो है फर्स्ट फेज तक जो है गेट तक कैसे लेके जाएं। एक बड़ा प्रैक्टिकल में तरीका आपको बताता हूँ, क्योंकि फर्स्ट फेज की जब बात चल रही है तो इसको जो वैसी मशीनें होती है ना, जो पुरानी मशीनें होती हैं जिसके अंदर पैरामीटर नहीं दिखाई देते, रीडिंग्स नहीं दिखाई देती, तो स्पेशली मैं आपको एक बड़ा तरीका बताता हूँ, शायद कई लोगों को मालूम भी होगा इसके अंदर में, कि आप डाई क्लोज करें। जब आपको फर्स्ट फेज की लेंथ जो है वैलिडेट करनी है ना प्रैक्टिकली, तो उस केस में कैसे करें उसको, तो आप क्या कर सकते हैं उसके अंदर में कि आप अपनी डाई क्लोज करें, मेटल को जो है पोर करें शॉर्ट स्लीव के अंदर में, और मैनुअल के अंदर में जब आप प्लंजर को आगे करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जहां तक आपको ये ट्रायल करने पड़ सकते हैं, 5 से 6 ट्रायल करके देखने पड़ सकते हैं कि मैनुअल के अंदर में प्लंजर जो है आपका वो गेट तक किस पोजीशन तक जा रहा है। सपोज आपका जो है टोटल ड्राई शॉर्ट लेंथ जो है आपकी 300 mm है, और प्लंजर को मेटल डाल के मूव करने पे वो सिर्फ जो है 150 mm तक गेट तक मेटल पहुंचा देता है, और एक विदाउट एयर इंटरप्ट का जो इग्नोट है आपके शॉर्ट स्लीव में बनता है। तो आप उस हिसाब से भी उसको जो है वैलिडेट कर सकते हैं। इसके अलावा कैलकुलेटेड पार्ट भी है जिसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, वो जब हम पैरामीटर कैलकुलेशन की बात करेंगे तब करेंगे।
तो उस तरीके से भी आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं थर्ड फेज की, कि थर्ड फेज के अंदर में क्या होता है। फर्स्ट फेज में गेट तक मेटल गया, सेकंड फेज में कास्टिंग फिल हुई, थर्ड फेज में क्या होगा कि आपकी सेकंड फेज में कास्टिंग भर चुकी है ओवरफ्लो तक, ठीक है, कास्टिंग भर चुकी है। थर्ड फेज में क्या बाकी रह गया ऐसा, थर्ड फेज में बाकी ये रह गया कि एल्युमिनियम की, जिंक की, हर एलॉय की एक प्रॉपर्टी होती है श्रिंकेज होने की, श्रिंक करने की, राइट। कैविटी फिल होने के बाद में फिर जब सॉलिडिफिकेशन होता है कास्टिंग का, जब वो कूलिंग चल रही होती है डाई के अंदर में, तो एल्युमिनियम जो है उस कैविटी के अंदर में श्रिंक होने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है कि आपकी डायमेंशन जो है वेरी हो सकती है, आपकी श्रिंकेज पोरोसिटी उसके अंदर में आ सकती है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए हम लोग थर्ड फेज का यूज करते हैं। थर्ड फेज क्या होता है, एक इम्पैक्ट प्रेशर जो है वो अप्लाई होता है एंड ऑफ द कास्टिंग फिलिंग, और वो कास्टिंग प्रेशर जो है उस श्रिंकेज को रोकने के लिए हेल्प करता है उसके अंदर में। तो थर्ड फेज का इतना काम है कि वो आपकी श्रिंकेज को रोके, आपके डायमेंशन वेरिएशन को जो है रोके, उसके अंदर श्रिंकेज पोरोसिटी को रोके, और उसको प्रेस करके रखे। जो आप टाइम लिमिट डालते हैं इंटेंसिफिकेशन होल्डिंग टाइम के नाम से, इंटेंसिफिकेशन होल्डिंग टाइम के नाम से आप इसके अंदर एक यूनिट डालते हैं। जिन मशीनों के अंदर में ये होल्डिंग टाइम का पैरामीटर नहीं होता है, उसमें ये ऑटोमेटिक होता है, मिनिमम जो है ये 3 से 4 सेकंड तक जो है होल्ड किया जाता है एक पर्टिकुलर प्रेशर पे। नॉर्मली जो इंटेंसिफिकेशन प्रेशर आपका गेज दिखाता है पीछे, वो आपका 300 से 350 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जो गेज में दिखाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस और इसका क्या वर्क है वो हमने बात की। अब इसको वैलिडेट कैसे करें कि ये अभी इतना इम्पैक्टफुल है कि नहीं है। देखो दिक्कत जो है ना, ये पुरानी मशीनों में और वैसी मशीनों में थोड़ी हमें अपना जो है इसके अंदर में वैलिडेट करने की जरूरत पड़ती है। जो नई मशीनें हैं उसमें ये बिल्कुल न्यूमेरिक फॉर्म में जो है और ग्राफ के फॉर्म दिखाई देता है। बट चूंकि मुझे मालूम है कि आपके यहाँ मशीनें जो हैं वैसी हैं जिसके अंदर में सिर्फ गेज ही है आपके पास में, और वैसी मशीनें नहीं जिसमें ग्राफ और ये न्यूमेरिकल चीजें नहीं दिखाते। तो मैं उस तरीके से आपको वैलिडेट करना सिखाऊंगा कि थर्ड फेज को वैलिडेट कैसे कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है आपकी डाई की लाइफ के लिए और पार्ट की क्वालिटी के लिए। लोग बाग इसको सिर्फ इतना मानते हैं कि बस ये जो है कास्टिंग को ब्लो होल नहीं आने देता, ये मिथ है। ये आपकी डाई की लाइफ को इंक्रीज करता है, आपकी प्लंजर की लाइफ को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है देखो मैं बताता हूँ आपको। आपके यहाँ अगर ऐसे पार्ट चल रहे हैं जिसके अंदर में आपको लीकेज टेस्ट नहीं होता है, जो भी ब्लो होल उसके अंदर में नहीं चेक होता है, ऐसे पार्ट हैं जो सिर्फ जहाँ पे कहीं पे ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको खाली लगाने के लिए, दिखाने के लिए जो है पार्ट लगाया जा रहा है, इसमें लीकेज जो है प्रूफिंग नहीं है, लीक टेस्ट नहीं है, वहां पे आप इस थर्ड फेज का यूज बड़े ही कॉन्शियसली कर सकते हैं अपनी डाई की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, प्लंजर की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए और मशीन की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। वो कैसे कि जो पार्ट सिर्फ एस्थेटिकली आपको ओके चाहिए, सिर्फ देखने में अच्छे होने चाहिए, उसके अंदर नॉन फिल वगैरह नहीं होनी चाहिए, उस पार्ट के अंदर में आप जो ये इंटेंसिफिकेशन प्रेशर है वो आप 200 से 250 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखें, राइट। क्योंकि अल्टीमेट जो इसका इम्पैक्ट जाने वाला है वो कास्टिंग प्रेशर पे जाने वाला है। ये जितना ज्यादा आप रखोगे उतना ही कास्टिंग प्रेशर बढ़ेगा, और कास्टिंग प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना ही आपका श्रिंकेज और ये सब चीजें जो हैं आपका कम आएंगी उसके अंदर में, राइट। आपकी डायमेंशन जो है उतनी स्टेबल होगी। बट जिस पार्ट के अंदर में ये चीजें आपको नहीं चाहिए, आपको क्या कहते हैं सिर्फ एस्थेटिकली देखने में ओके पार्ट चाहिए हो, तो उसमें आप इसको 200 से 250 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखें, राइट। और जिन पार्टों के अंदर में आपको ब्लो होल और ये लीक प्रूफिंग जो है ओके चाहिए, उसमें एक बात का ध्यान रखें कि आपने अगर 300 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जो है सेट किया हुआ है पीछे इंटेंसिफिकेशन गेज में, तो वो
विद इन सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड से कम समय में जो है वो गेज जो है आपका 150 केजी से 300 केजी तक पहुंचना चाहिए। आप पीछे खड़े होकर देख सकते हैं कि जब आपका इंटेंसिफिकेशन शॉट लगा तो वो गेज की जो मूवमेंट है, जो उसके अंदर एरो होता है, जो उसके अंदर जो मूव करती है जो एरो, वो आपकी विद इन सेकंड यानी 1 सेकंड से कम समय में 300 तक पहुंचनी चाहिए। कई गेजों में, कई मशीनों में क्या होता है कि वो धीरे धीरे 1 से 2 सेकंड का टाइम जो है लेती है मशीन जो है, वो गेज जो है अपने 300 तक पहुंचने में। उस दौरान क्या होता है कि आपका ये जो इंटेंसिफिकेशन फेस है वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता, क्योंकि कास्टिंग के फुली सॉलिडिफाई होने से पहले अगर ये फेस नहीं लगा तो वो ये इम्पैक्टफुल नहीं होगा, अंदर श्रिंकेज जो है आ चुका होगा। तो ये आप जो है वैलिडेट कर सकते हैं, तो राइट। आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी चीजें जो है ऑब्जेक्टिव और जो फर्स्ट फेज मैंने जो इसके अंदर बताया कि व्हेन द प्लंजर मूव द लिक्विड मेटल टुवर्ड्स द मोल्ड, द एयर ऑक्यूपाई वैकेंट स्पेस, मोल्ड इज पुश्ड अहेड बाय द मूविंग मेटल टुवर्ड्स द मोल्ड। सिर्फ ऑब्जेक्टिव वही है कि विदाउट एयर जो है हमें गेट तक लेके जाना है इसके अंदर में, और इन द एब्सेंस ऑफ एयर द रनर इज फुल ऑफ लिक्विड मेटल लिमिटिंग द एयर कंटेंट टू द कैविटी स्पेस ओनली। सिर्फ जो ये एयर जो है इसके अंदर में शॉर्ट स्लीव में जब फर्स्ट फेस लग रहा हो तो शॉर्ट स्लीव के अंदर में एयर जो है, जो ये वेव चलती है इसके आगे, मैं आपको अगर ये दिखाऊं, इस तरीके की वेव जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, इस वेव के अंदर में जो आपकी ये शॉर्ट के आगे चलनी चाहिए एयर जो है इस तरीके से। अब अगर इस तरीके की वेव चलेगी तो इसके अंदर में यहाँ पे एयर इंटरप्ट होने के चांस ज्यादा है, तो इसलिए मेटल में टर्बुलेंस कम हो तो उसकी स्पीड जो है हम लोग फर्स्ट फेज में स्लो रखते हैं, और इसको भी वैलिडेट कर सकते हैं प्रैक्टिकली, जैसे मैंने बताया कैलकुलेटिंग वे में जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी स्पीड रहेगी, राइट। सेम सेकंड फेज का भी जैसे मैंने बताया इसके अंदर में कि ये मोल्ड की कैविटी को फिल करने में यूज होता है, ठीक है। अब ये एक ग्राफिकली आपको जो है प्लंजर की लोकेशन के हिसाब से दिखाई दे रहा है इसके अंदर में कि एक्टिव शॉर्ट लेंथ आप इसमें देखें किसको कहते हैं, एक्टिव शॉर्ट लेंथ, जिसको हम लोग ओरिजिन लेंथ भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है, ड्राई शॉर्ट लेंथ भी हम लोग इसके अंदर में बोलते हैं। और ये प्लंजर स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसके अंदर में, राइट। और ये पार्टिंग लाइन है, ये बिस्किट है, ये पोरिंग लोकेशन है। तो एक ग्राफिकल एक इमेज है जिससे आप लोग जो है एक शॉर्ट स्लीव की पोजीशन और उसके अंदर में फर्स्ट फेज की मूवमेंट और सेकंड फेज की और थर्ड फेज की मूवमेंट। अब मैं आपको इसके अंदर में एक चीज और बता दूं कि जब आप इसके अंदर मशीन के अंदर जो वैल्यू जब डालते हैं, जब वैल्यू सेट करते हैं, जैसे कि लिमिट स्विच की पोजीशन, जो जनरल वर्ड है एक जो शॉप फ्लोर पे यूज होता है कि लिमिट स्विच की पोजीशन क्या है, तो लिमिट स्विच की पोजीशन सेट करने के लिए बिल्कुल एक कैलकुलेटिंग मेथड भी है आपके पास में कि आप कितनी लिमिट स्विच की पोजीशन रखें, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर में कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिकली अगर आपको देखना है तो आप ये देखिए कि सबसे पहले आप डाई क्लोज कीजिए, डाई क्लोज होने के बाद में मैनुअल में प्लंजर को आगे लीजिए, जब तक कि वो डाई के मूविंग के डिफ्यूजर से ना टकरा जाए, राइट। डाई क्लोज करने के बाद में तो आप ये देखेंगे कि आपके जो पीछे स्केल लगा हुआ है, अगर यह मशीन पे रीडिंग दिखाता है तो वहां पे, नहीं तो पीछे जो स्केल लगा है वहां पे देखिए कि एंड पॉइंट जो है वो कितना दिखा रहा है। सपोज 350 mm जो है उसकी लेंथ दिखा रहा है अभी कि प्लंजर जो है 350 mm जो है अंदर तक मूव कर चुका है जब तक वो डिफ्यूजर से टकराया है। उसके बाद में आपको क्या माइनस करना होता है उसके अंदर में से, बिस्किट थिकनेस आपकी प्लस आपका 30 mm का जो है उसके अंदर में डिले जो है 25 से 30 mm जो है ये आपका डिले होता है। डिले क्या होता है इसके अंदर में, दो तरीके के डिले होते हैं इसके अंदर में मशीन से, एक मैकेनिकल और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिकल। क्योंकि एक लिमिट स्विच से सिग्नल जाने में पैनल तक मशीन को कुछ डिले होगा, कुछ मिली सेकेंड्स का डिले होगा। उस मिली सेकेंड में प्लंजर द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस है वो हम कंसीडर कर लेते हैं उस लॉस के
पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग इसमें से सबसे पहले माइनस करेंगे कि हमारी जो बिस्किट थिकनेस है, जो भी आपने 20 mm 25 mm जो बिस्किट थिकनेस ली है, प्लस हमारा 25 से 30 mm जो है हमारी ये जो डिले की लेंथ है, तो टोटल लगभग 50 mm जो है उसमें से हम लोग माइनस करते हैं। वो हमारा इंटेंसिफिकेशन स्टार्ट पॉइंट हो जाता है, राइट। वो हमारा इंटेंसिफिकेशन स्टार्ट पॉइंट होता है। उसके बाद में हम लोग जो है उसके अंदर में यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ तक, ये जो है प्लंजर स्टार्ट पॉइंट से यहाँ तक जो है, अब यहाँ से और जो इंटेंसिफिकेशन हमने डाला 50 mm माइनस करके, ये हमारा हाई स्पीड लेंथ कहलाता है। हाई स्पीड लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूला क्या है आपका कि आप उसके अंदर में अपना जो कास्टिंग है और प्लस ओवरफ्लो है उसका वजन कीजिए। वजन करने के बाद में उसको आप नोट कर सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं इसको। कास्टिंग और प्लस ओवरफ्लो के वेट को आप 2.6 जो कि एल्युमिनियम की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उससे डिवाइड कर सकते हैं, राइट। डिवाइड करके जो भी आएगा आप उसको अपने प्लंजर के एरिया से डिवाइड करें तो आपकी वो mm के अंदर में लेंथ जो है आ जाएगी, राइट। ओके, इसको हम कैलकुलेटिंग पार्ट में जो है मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, राइट। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि ये वॉइस किसी की आ रही है, प्लीज ये अपना माइक जो है ना वो बंद कर दें प्लीज, जिसका भी फोन है, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है इसमें। भरत जी आप भी म्यूट कर दीजिए। नहीं, मेरे को थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है उधर से, अगर किसी का म्यूट नहीं हो तो म्यूट कर। आप ऐसे वो म्यूट कर दीजिए, चलेगा वो। एक मिनट, हितेश का ऑन है, हितेश का। राइट, अभी ठीक है। ओके ओके ओके, अभी चालू करते हैं इसको हम लोग कि हमारी डाई के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है वेंटिंग का, वेंट होते हैं ना, एयर वेंट हम लोग देते हैं ओवरफ्लो के बाद में लोकेशन में, तो उस वेंटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है इसके अंदर में, तो हम लोग उसको जानेंगे यहाँ पे, राइट। जैसे कि ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर में ये जो पिंक कलर का है इसके अंदर में ये हमारा शॉर्ट स्लीव है, और जो ये ग्रीन कलर है हमारे शॉर्ट स्लीव के अंदर में एयर की क्वांटिटी है इसके अंदर, राइट। तो जब ये फेस लगता है, जब स्लो स्पीड चालू होती है और पूरी कैविटी जो है फिल की जाती है, तो ये एयर जो है इस मेटल के आगे आगे चल के जो है इस कैविटी में से होती हुई मेटल के आगे चलती है ये एयर, और चलनी चाहिए आइडियली, राइट। तो इस कैविटी के बाद जो ओवरफ्लो बने होते हैं उसके बाद जो एयर वेंट बने होते हैं उससे निकलनी चाहिए, राइट। अब इसको कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी उसको हम जानेंगे कि अगर मान लो ये एयर वेंट हम इसके अंदर ना दें, या फिर प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हम में से कितने लोग हैं जो ये ध्यान रखते हैं कि एयर वेंट हमारे क्लीन है कि नहीं है। अगर क्लीन नहीं है तो क्या हमारे ऊपर फर्क आने वाला है, हमारी कास्टिंग की क्वालिटी पे क्या फर्क आने वाला है, उसको हम कैसे समझें। क्योंकि शॉप फ्लोर पे क्या होता है ना कि फ्लैश वगैरह जम जाती है उसके अंदर में, तो हम में से कई लोग हैं कि उसको इग्नोर करते हैं या ध्यान नहीं देते, राइट। जब हम डाई चला रहे होते हैं मैनुअल के अंदर में या ऑटो के अंदर में, तो उसको क्लीन रहना कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी साइज जो है कितना इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग एक बार समझने की जो है कोशिश जो है करते हैं। अगर कई लोगों ने मेरा ये वीडियो अगर नहीं देखा है तो मैं एक बार जरूर ये वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगा, राइट, ठीक है, जिससे कि एयर वेंटिंग जो है वो हमारी क्लियर होगी कि कितना इंपॉर्टेंट है एयर वेंट, राइट।
ये वीडियो है एक मेरा जो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसकी वॉइस नहीं आएगी, पर मैं एक्सप्लेन आपको जो है करके बताऊंगा इसके अंदर में। ये एक बोतल है जो हमारी कैविटी का काम करेगी, राइट। ये हमारी कैविटी है और ये जो होल मैं इसके अंदर दिखा रहा हूँ ये एयर वेंट का काम करेगा इसके अंदर में। अब इसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग जानेंगे कि भाई हमारा जो एयर वेंट है वो इतना जरूरी क्यों है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ इसे क्लियर हो, राइट। अभी देखिए ये जो बलून है अंदर में, ये मैं इसके अंदर में एक तरीके से एल्युमिनियम जो है फिल करूंगा और बोतल के अंदर में ये कैविटी फिल करने की कोशिश करूंगा। ये आप देख रहे हो ये कैविटी फिल हो गई। ये उस केस में है जब वो एयर वेंट उसके अंदर ओपन है या फिर उस डाई के अंदर में एयर वेंट है, ठीक है। अगर इसके अपोजिट ये एयर वेंट इसके अंदर में ना हो, ये जो एयर वेंट आपको दिखाई दे रहा है बोतल के जो ये बॉटम में जो मैंने ये होल किया हुआ है कि अब मैं इसको अगर बंद कर दूं तो इस केस में क्या होगा कि डाई के अंदर एयर वेंट नहीं है या फिर एयर वेंट जो है जाम है। तो उस केस में क्या होगा देखें आप, कैविटी फिल हो ही नहीं रही। आप जितना मर्जी प्रेशर लगाएं, आप जितना इसके ऊपर फोर्स करें, ये कैविटी जो है फिल नहीं होगी। ओके, हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन पे वापस आते हैं, ठीक है। तो आपने देखा इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि एयर वेंट जो है हमारा वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर एयर वेंट की साइजिंग सही नहीं है या एयर वेंट क्लीन नहीं है तो वो कैविटी जो है प्रॉपर तरीके से फिल नहीं होगी, क्योंकि एक बैक प्रेशर जो है उसके अंदर में कैविटी में जनरेट होगा जो कि आपके मेटल को जो है बैक करेगा, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कई डाइयां जो है ज्यादा कास्टिंग प्रेशर होने की वजह से या एयर वेंट क्लीन ना होने की वजह से जो है फ्लैशेस भी मारती हैं, राइट। हम लोग उसके अंदर में रीजन जो है सिर्फ ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मेटल का टेम्परेचर ज्यादा होगा या फिर उसके अंदर में हम लोग ज्यादा हाई स्पीड पे चला रहे हैं या डाई का टेम्परेचर बढ़ गया है। बट एक रीजन ये भी होता है उसके अंदर में कि बैक प्रेशर जनरेट होने की वजह से, एयर वेंट क्लीन ना होने की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि आपकी पार्ट की क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो सकती है। आप पीछे से जो है वाल्व खोल के प्रेशर इंक्रीज किए जा रहे हैं, हाई स्पीड इंक्रीज किए जा रहे हैं, बट इम्पैक्टफुल तब होगा जब वो एयर वहां से निकलेगी, आपका बैक प्रेशर कम जनरेट होगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये एक छोटा सा जो एयर वेंट होता है आपके डाई के एंड में। मैंने शुरुआत में भी कहा था चीजें छोटी हैं पर जरूरी वही है। वही आपको जो है बेसिक चीजें जो है अडेयर करके, जरूरी नहीं है कि आप अपने शॉप फ्लोर पे काफी हैवी मशीनरी, काफी महंगी मशीनरी लाके जो है ना सक्सेस पाएंगे या फिर अच्छी पार्ट जो है अच्छी क्वालिटी के पार्ट बना पाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप बेसिक स्टार्ट कीजिए अडेयर करना और उसके अंदर में ये पूरी श्योरिटी है उसके अंदर में कि बेसिक अडेयर ही सक्सेस जो है मिली है। तो पार्ट की क्वालिटी के लिए एयर वेंटिंग जो है काफी जरूरी है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके अंदर में कंफ्यूजन लोगों को ये होता है कि कई लोग डाई के अंदर में एयर वेंट देते हैं, कई लोग चिल वेंट देते हैं उसके अंदर में। तो इन दोनों में फर्क क्या है, राइट। भाई दोनों ही अगर किसी से पूछो तो ये बोलते हैं कि एयर निकालने का ही काम करते हैं चिल वेंट जो है, पर थोड़ा सा फर्क होता है इसके अंदर में। ये हमारे एयर वेंट का एडवांस वर्जन हम लोग कह सकते हैं इसमें कि मैक्सिमम क्वांटिटी एयर की अगर हमें निकालनी है चिल वेंट मतलब कैविटी से जो है, तो हम लोग चिल वेंट का यूज कर सकते हैं उसके अंदर में। कई बार क्या होता है कि हमें कैविटी जो है हाई स्पीड पे भरनी होती है, और ये बात ध्यान रखना आपके एयर वेंट की लिमिटेशन होती है सिर्फ कि इतने साइज का जो है आप मैक्सिमम, यानी इतनी डीप उसकी जो है थिकनेस हो सकती है, इतनी विड्थ हो सकती है, तो लिमिटेशंस होती हैं। तो बट कैविटी आपको ज्यादा प्रेशर और ज्यादा हाई स्पीड पे भरनी है कोई कम वॉल थिकनेस की कास्टिंग जो है, राइट। तो उस दौरान क्या होगा कि जो कैविटी और शॉर्ट स्लीव में जो एयर है वो उतने टाइम में नहीं निकल पाएगी उसमें, राइट। उतने टाइम में उतने एयर वेंट की एरिया से नहीं निकल पाएगी वो। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग कि एयर वेंट का एरिया बढ़ाने के लिए चिल वेंट का यूज करते हैं। उसमें डर ये होता है हमें कि विदाउट चिल वेंट अगर हम लोग एयर वेंट का साइज बढ़ाएंगे तो फ्लैश मारने के चांसेस होते हैं उसमें, राइट।
और चिलवेंट की जो शेप होती है वो जिगजैग होती है, यानी कि आपका ऊपर तक मेटल जाते 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 जो है ठंडा हो जाता है और उसका जो फ्लूइडिटी है वो बिल्कुल जो है जीरो होती है। तो आपकी डाई से मेटल जो है फ्लैश आउट नहीं होता और एयर जो है मैक्सिमम जो है एयर वो निकल जाती है। तो इतना ही फर्क होता है इसमें चिलवेंट और एयर वेंट के अंदर, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इसके अंदर में कि हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ कूलिंग इन HPDC। The term in a die casting is a misnomer. It's a never intent to quench the die. बड़ा अच्छी लाइन है। इसको अगर मैं एकदम रफ लैंग्वेज में बोलूं तो डाई की कूलिंग करने का मतलब ये नहीं है कि हमें डाई जो है किसी चीज के अंदर क्वेंच कर देनी है, या फिर डाई को जैसे प्रैक्टिकली अगर आपने देखा हो अपने शॉप फ्लोर पे कि हम लोग के हाथ में जो मैनुअल स्प्रे गन जो होती है वो हम लोग ऐसे यूज करते हैं कि बस इसको डाई से हमें निलाना है। पूरा डाई जो हम इसी से साफ भी कर देंगे, डाई इसी से हम लोग ठंडी भी कर देंगे, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं इसके अंदर में कि हमारी जो कूलिंग का जो पर्पस होता है ना हाई प्रेशर डाई कास्टिंग के अंदर में, वो सिर्फ इतना होता है कि हमारा डाई का जो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो हमारा जो है 200 डिग्री से 200 डिग्री तक जो है वो बना रहे। 200 डिग्री सरफेस टेम्परेचर जो नॉर्मली हम लोग 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं अपने सरफेस का टेम्परेचर, तो इट नॉट शुड बी मोर देन 200। 200 डिग्री से ज्यादा नहीं जाना चाहिए हमारी डाई की सरफेस का टेम्परेचर। तीसरी चीज इसके अंदर मैं आपको एक चीज ये बताऊंगा कि जितना आप इसको डायरेक्ट सरफेस के टेम्परेचर को जो है आप डायरेक्ट डाई कोट के थ्रू, यानी जो स्प्रे गन जो यूज करते हैं आप, जितना ज्यादा आप उससे यूज करेंगे उतनी ही डाई की लाइफ आपकी जो है वो डिक्रीज होती है इसके अंदर, राइट, ठीक है। अब वो कैसे होती है, क्या कारण है उसका? कारण उसका ये है सिंपली कि जितना ज्यादा आप डायरेक्ट वाटर जो है उसके ऊपर में कांटेक्ट में लाएंगे डाई की सरफेस में, तो एक सडन टेम्परेचर चेंज आएगा, मतलब एक बिल्कुल तुरंत जो टेम्परेचर चेंज आएगा ना आपकी सरफेस के अंदर में, उसकी वजह से उसके अंदर में एक थर्मल शॉक जो है वो पैदा होगा। जो हम लोग कहते हैं ना कि हीट चेक मार्क्स आ गए, एक्चुअल में वो होते हैं थर्मल स्ट्रेस, वो थर्मल स्ट्रेस होती है वो। तो आप इतना इसके अंदर जानिए कि कम से कम डाई कोट का यूज करके आप अपनी डाई को ठंडा करने की कोशिश करें। मैक्सिमम अपनी डाई को ठंडा आपकी डाई की कूलिंग लाइन से जो है करने की कोशिश करें। इसके अंदर एक लाइन लिखिए, टू ब्रिंग आउट द बेस्ट रिजल्ट इट इज बेस्ट दैट द मेथड ऑफ कूलिंग, मीडियम ऑफ द कूलिंग एंड द लोकेशन ऑफ द कूलिंग चैनल आर केयरफुली सेलेक्टेड एट द डिजाइन स्टेज इटसेल्फ। इसमें कहीं भी डाई कोट का नाम नहीं दिया गया कि डाई कोट के थ्रू जो है, स्प्रे के थ्रू जो है आप अपनी डाई को ठंडा करें। सबसे बेस्ट मेथड है जो आपका बेस्ट आउटपुट निकालेगा पार्ट की क्वालिटी के लिए, डाई की लाइफ के लिए, कि आप अपना मीडियम ऑफ कूलिंग, लोकेशन ऑफ कूलिंग चैनल जो है केयरफुली सेलेक्ट करें। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखो इस ग्राफ के अंदर में आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाले ब्लॉक में सिर्फ हमने जो है नॉर्मली कैविटी के अंदर में से 2 चैनल दे दी, हमने आइडेंटिफाई नहीं किया उसके अंदर में कि किधर इसका थिकनेस ज्यादा है, कहाँ से हीट ज्यादा रिमूव करनी पड़ेगी इस कैविटी के अंदर में से। हम लोग उसको यूनिफॉर्मली मान लेते हैं कि सब जगह हीट बराबर जो है जनरेट होगी और सब जगह से हीट हमें बराबर निकालनी है। नहीं, ऐसा नहीं होता इसके अंदर में। मैं बताता हूँ आपको कि सपोज करो इस एरिया के अंदर में आपकी थिकनेस कम है, राइट, इस एरिया में और थोड़ी ज्यादा है, इस एरिया में सबसे ज्यादा है, तो आप जो चैनल की लाइन है ना, वो चैनल की लाइन का साइज भी उसी हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं आप। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको, सिर्फ आपको थोड़ा उसमें डाई डिजाइन करते समय जो है ध्यान रखना है इन चीजों का। सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी है इन चीजों को, इनकी जो इंपॉर्टेंस है उनको समझना है आपको कि कितना जरूरी है आपकी डेली की साइकिल के अंदर में। जो आप एक डाई के अंदर से 1000 शॉट्स मार रहे हैं, 2000 शॉट्स जो है आप मार रहे हैं, तो हर साइकिल के अंदर हीट ऐड होती है, हर साइकिल के अंदर डाई की जो है वो इफेक्ट होती है।
तो उसके लिए इनिशियल स्टेज पे हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लोकेशन और साइज जो कूलिंग चैनल का है वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एक करेक्ट डिस्टेंस का जो है मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कूलिंग चैनल होते हैं डाई के अंदर में वो कितने दूर होने चाहिए और जो है कितने पास जो है होने चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कूलिंग के चैनल होते हैं आपकी कैविटी से वो लगभग 25 mm से जो है ज़्यादा जो है वो पीछे होने चाहिए कैविटी की सरफेस से, ठीक है, राइट। और ऐसे ही जो कॉर्नर्स पे होते हैं, जो कैविटी के अंदर शार्प कॉर्नर्स बने होते हैं, उसमें अगर उसके आसपास से अगर वो कूलिंग चैनल जा रहा है तो वो 50 mm पीछे होने चाहिए। अब इसका 50 mm होने का रीजन सिंपल यही है कि शार्प कॉर्नर्स, जहाँ ये जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे हीट का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, हीट जनरेशन जो है वो ज़्यादा होता है और वहाँ पे डैमेज होने के जो है, लीक होने के जो है चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा पीछे लिया जाता है, राइट। अब इसके अंदर में इम्पोर्टेंट चीज जो बताई गई है कि करेक्ट कूलिंग के लिए कई लोगों को सवाल होता है कि हमारा वाटर का जो इनलेट का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आइडियल केस के अंदर में बताया है कि जो है 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, मतलब आप 20 डिग्री कह सकते हैं, बट मैं जो इसके अंदर में आपको रेंज जो प्रेफर करूंगा वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आप अपने यहाँ रख सकते हैं, वो जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल भी है और आपकी डाई के लाइफ के लिए भी अच्छा है, राइट। दूसरा, अब बोलते हैं कि आउटपुट का जो टेम्परेचर है, यानी कि पानी जो बाहर निकल रहा है वो कितना होना चाहिए उसके अंदर। देखो, वो जो पानी का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आउटपुट का जो टेम्परेचर निकला है वो 50 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अगर 50 डिग्री से ज़्यादा आपका टेम्परेचर निकल रहा है तो आपका जो कूलिंग का फ्लो है, आपके कूलेंट का जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं है, राइट। तो आपको अगर 50 डिग्री से ऊपर जाता है तो आपका अपना कूलिंग का जो फ्लो है वो करेक्ट करना पड़ेगा। और इसका भी सिंपल और प्रैक्टिकल मेथड है चेक करने का, बड़ा ही सिंपल, जो मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है। क्या मेथड है? आपका जो इनलेट का पाइप है, आपका जो इनलेट का पाइप है जो डाई में आप लगा रहे हो, उसका जो फ्लो है वो आप चेक करो। कैसे? आप बोलोगे कि हमारे यहाँ वो फ्लो मीटर और ये नहीं है। फ्लो मीटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी चेक कर सकते हो। आपके यहाँ डाई कोट की बाल्टी आती होगी स्टैंडर्ड साइज की 20 लीटर की, आप उसको लीजिए, आप उसमें चेक कीजिए अपने मोबाइल की स्टॉप वॉच ऑन करके कि आपकी 20 लीटर की बाल्टी कितने सेकंड में भर जाती है, राइट। तो आपका उससे निकल के आएगा कि मेरा जो है ये 20 लीटर जो है इतने सेकंड में भरता है। उसको फिर जो है आप आउट वाले में चेक कीजिए, और ये हर पॉइंट के लिए कीजिए। फिक्स साइड वाले के लिए अलग कीजिए, यही प्रैक्टिस मूविंग वाले के लिए अलग कीजिए। आप वैलिडेट कर सकते हैं हर डाई के लिए अपने यहाँ पे। वन टाइम जो है एक्टिविटी होती है ये, इस बात को ध्यान रखें आप, वन टाइम एक्टिविटी, ठीक है। आप स्क्रू बूश के लिए, अपने डिफ्यूजर की कूलिंग के लिए ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मेरे इस डाई के अंदर में यहाँ पे इतना फ्लो रेट चल रहा है। जब आपकी डाई जब मेंटेनेंस होके आई या नई डाई जब आई, जब आपने वो फ्लो जो है नोट कर रखे हैं कि मेरी जब ये नई डाई आई थी तो इतना इतना था इसमें। अब जब रेगुलर में आएगी तो आप उसको जो है वीकली या मंथली जो है चेक कर सकते हैं उसमें कि अभी भी इतना बना हुआ है या नहीं बना हुआ फ्लो रेट। तो अगर नहीं बना हुआ है तो उसके अंदर स्केलिंग है, आप उसके अंदर में बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि हाँ पहले फ्लो इतना था, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके अंदर में, तो मुझे करेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये चीजें ना करके हम उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे डाई की कूलिंग जाम होना चालू हुई और डाई जो है हीट ज्यादा चालू हुई। उसके बाद में हमारे हाथ में एक बड़ा ही आसान हथियार होता है, मैनुअल स्प्रे गन। उससे हम वो सारा कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। ये चीज जो है, जो आपकी शॉप फ्लोर पे जो ब्रेकडाउन आते हैं ना, कि ये टूट गया, ये चिप ऑफ हो गया, पिन टूट गई, राइट, ये ऐसे ही नहीं टूटती, ये हम करते हैं, वो हम वैसे काम करते हैं इसलिए वो ऐसा होता है उसके अंदर में, ठीक है। मैंने क्या बताया कि जितना ज्यादा डाई की सरफेस से आप वाटर का कांटेक्ट में लाएंगे उतना ही डाई के अंदर में थर्मल शॉक जो है,
क्योंकि एकदम आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं ना। मैं आपको बता दूं, आप अगर इमेजिन कर सके अपने दिमाग में कि जब इजेक्टर होती है कास्टिंग, तब भी डाई का टेम्परेचर जो है 300 डिग्री मिनिमम होता है उसमें, राइट। और 300 डिग्री होने के बाद हम डाई कोट मार के, स्प्रे मार के सीधा 300 से उसको 150 से 100 तक लेके आने की कोशिश करते हैं। ये जो सडन टेम्परेचर डिफरेंस है, ये थर्मल शॉक क्रिएट करता है, जिससे थर्मल स्ट्रेस क्रिएट होती है, जिससे धीरे धीरे हीट जैक्स मास क्रिएट होते हैं और आपकी डाई जो है चिप ऑफ होना और टूटना और क्रैक होना जो है चालू होती है, राइट। तो इस बात का ध्यान रखें कि डाई कोट का कम से कम यूज करें। डाई की कूलिंग जो है कूलिंग चैनल के थ्रू होने दें आप प्रॉपर तरीके से, और उसके मेथड है बड़े आसान, कोई बाजार से कोई नई चीज खरीद के नहीं आनी है आपको, ठीक है। तो वाटर का टेम्परेचर जो है 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन 25 से 30 डिग्री की है। वो इसलिए है कि टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो बना रहता है डाई के अंदर में। ज्यादा कम डाई लोअर टेम्परेचर का अगर वाटर हम अगर फ्लो कराएंगे डाई के अंदर से, तो वो जो है आपका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा क्रिएट करेगी, ठीक है। तो ये 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर रखें, आउट में 50 डिग्री से ज्यादा ना हो। दूसरा, डाई को हमेशा ना आप प्री हीट जो है करके चलाने की कोशिश करें के अंदर में, ठीक है। प्री हीट के ऊपर, डाई प्री हीट के ऊपर भी मेरा यूट्यूब के ऊपर मेरा एक पूरा प्रॉपर वीडियो है, पर मैं आपको यहाँ उसका ब्रीफ जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डाई प्री हीटिंग हमें जो है तो गैस बर्नर जो हम लोग यूज करते हैं, मैं उसको रिकमेंड कभी नहीं करता हूँ, बट क्योंकि हमारे शॉप फ्लोर की लिमिटेशन के कारण हमें वो यूज करना पड़ता है। क्योंकि जो बेस्ट मेथड है डाई को प्रीहीट करने का, वो है आप इसको हॉट ऑयल सिस्टम से जो है प्रीहीट कर सकते हैं। हॉट ऑयल सिस्टम से बेस्ट मेथड जो है डाई रेडिश ना कर सके। रेडिश करने से डाई के टेम्परेचर की, देखा होगा ना आपने, डाई को प्रीहीट करते हुए कई लोग जो है गेट एरिया को प्रीहीट करना चालू करते हैं और आसपास की सारी पिनें को, चाहे वो इजेक्टर पिन हो चाहे हमारी होल फॉर्मिंग पिन हो, उनको रेडिश कर देते हैं। वो पिन की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, हार्डनेस चेंज हो जाती है, ज्यादा ब्रिटल हो जाती है वो सॉरी, वो ब्रिटल ज्यादा हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी जो है एक जो है
नुकीली फ्लेम का यूज नहीं करना है, चौड़े बर्नर का यूज उसके अंदर में करना है प्रीहीट करते समय, और किसी भी एरिया को हमने रेडिश होने तक प्रीहीट नहीं करना है, राइट। ओके, ये कुछ प्रॉपर्टी है हमारे कूलिंग वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करने की, तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा जो ट्रेनिंग का जो वो है ये आपको मिलने वाला है, तो आप जो है इसको नोट करके आपने यहाँ मेंटेन करा सकते हैं। इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए बहुत ही बेसिक जो इक्विपमेंट है वो लगते होंगे। ये बेसिकली जो है कूलिंग जो वाटर होता है, टावर जो होता है ना आपका, उसके वाटर की जो क्वालिटी है वो चेक करने का पैरामीटर है कि ये पैरामीटर जो है रहने चाहिए। जैसे पीएच जो है 6 से 8 होना चाहिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो इतनी होनी चाहिए, और इसके अंदर में सल्फेट आयन, फ्लोरीन, एफी। अगर आप ये के यहाँ इक्विपमेंट हैं ये सारी चीज़ें चेक कराने के, अगर नहीं भी हैं तो मंथली बेसिस पे जो है आप जो है इसको आउटसोर्स करके जो है चेक करा सकते हैं, जिससे कि आपके कूलिंग टावर की जो क्वालिटी है वाटर की वो मेंटेन रहे उसके अंदर में, ठीक है। और इससे बेनिफिट क्या है कि आपके मशीन के अंदर में जहाँ ये कूलिंग के लिए पानी जाता है हीट एक्सचेंजर में, आपकी डाइयों के अंदर में, तो जो उसके अंदर में जो ये चीज़ें जाम होती हैं वो जो है कम होगा इनसे। ओके, अभी एक ये जो ग्राफ आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक जर्नल साइकिल टाइम की स्टडी को जो है एक्सप्लेन करता है। और साइकिल टाइम स्टडी का सिर्फ मैं यहाँ पे जो है आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि आप भी अपने यहाँ जो भी पार्ट चलते हैं उन पार्ट्स की, उन कंपोनेंट की, हर कंपोनेंट की साइकिल टाइम की स्टडी जरूर करें। इसका ऑब्जेक्टिव भी होता है कि आप अपने साइकिल टाइम की स्टडी करके उसके अंदर जो हम जो रिडक्शन कर सकते हैं साइकिल टाइम के अंदर में, वो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विदाउट साइकिल टाइम स्टडी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आपका टाइम जो है वो ज़्यादा कहाँ लग रहा है, राइट, या फिर आप जो है कहाँ उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से एक साइकिल स्टडी अपने कंपोनेंट को के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एक एक्टिविटी जो है यहाँ पे नंबर ऑफ 14 एक्टिविटी जो है मैंने लिखी हैं, जो साइकिल जो हमारी एक चल रही है प्रोडक्शन की वो दौरान होती है। जैसे कि इजेक्टर का पीछे जाना, कोर का इन होना, मशीन का क्लोज होना, मशीन का लॉक होना। अब मशीन का क्लोज और लॉक दोनों में फर्क है, ठीक है। मशीन का क्लोज होना है कि आपका रियर प्लेटन जो है मूव होना चालू हुआ, और जब आपके मूविंग और फिक्स के डाई के जो सरफेस हैं वो आपस में टकराए, उसके बाद में टॉगल मैकेनिज्म जब लॉक हुई उसको मशीन लॉक जो है कहते हैं। तो टॉगल मैकेनिज्म है जब वो लॉक होती है तो उसको आपने देखा होगा ना, जब दोनों सरफेस पास आती है तो थोड़ा सा टाइम लेके फिर टॉगल मैकेनिज्म जो है अपना लॉक होती है, तो उसको मशीन लॉक कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। पोरिंग है, आपका जो लेटल जो है मेटल पोर करता है वो है, वो कितना टाइम ले रहा है। इंजेक्शन में कितना टाइम ले रहा है, मतलब फर्स्ट फेज थर्ड फेज तक जो है हमारा कितना टाइम लग रहा है। सॉलिडिफिकेशन जो कूलिंग टाइम होता है वो कितना है हमारा। डीकम्प्रेशन यानी कि डिस्चार्ज जो है वो कितना है हमारा। मशीन ओपन में कितना टाइम लग रहा है, पोर आउट होने में कितना टाइम ले रहा है, इजेक्शन होने में कितना टाइम लग रहा है, कास्टिंग को एक्सट्रैक्ट होने में, चाहे वो मैनुअल हो चाहे हमारा ऑटो में हो, उसमें कितना टाइम लग रहा है, स्प्रे में कितना टाइम लग रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लॉक बने हुए हैं राइट साइड में, ये जहाँ मेरा एरो है, यहाँ 2 बने हुए ब्लॉक, यहाँ आगे भी 2 बने हुए, तो ये सेकेंड्स हैं, ठीक है। मैंने ये यहाँ पे सेकंड्स को ऐसे दिखाया हुआ है कि मेरा इजेक्टर रिट्रैक्ट होने में 2 सेकंड लग रहा है, मशीन क्लोज होने में 4 सेकंड लग रहा है। बट आप ये देखेंगे कुछ चीजें जो है पैरेलली भी है। जब इजेक्टर रिट्रैक्ट हो रहा है तो मशीन यहाँ पे क्लोज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से साइकिल टाइम स्टडी करने के बाद में अब आप ये देखें कि मेरा इजेक्टर रिट्रैक्ट होने में 2 सेकंड हो रहा है, और क्या मैं मशीन के अंदर में स्पीड बढ़ा के इसको कम कर सकता हूँ क्या। तो ऐसे ही नंबर ऑफ एक्टिविटी को डिवाइड करके कुछ चीजें हैं इसके अंदर में कि आप जो है साइकिल टाइम को जो है ऑप्टिमाइज जो है कर सकते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। रोल ऑफ डाइकोट स्प्रे। अब हमारा डाइकोट जो होता है, जो हम लोग स्प्रे यूज करते हैं, उसका क्या रोल होता है और उसको हम लोग इफेक्टिवली जो है कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर उससे आने वाली जो दिक्कतें हैं उससे हम लोग कैसे
बच सकते हैं उसको, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो ये एक सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक रिलीज एजेंट की तरह ही काम करता है, क्योंकि हम इसको वाटर बेस डाई कोट जो है वो यूज करते हैं, तो उसको हम लोग जो है डाई को कूल करने के लिए भी यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, राइट। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो आइडियल टाइम है ना डाई स्प्रे का, पीछे आपने देखा भी होगा यहाँ पे स्प्रे टाइम के अंदर में, कि ये स्प्रे टाइम के अंदर में ये लगभग 7 से 8 सेकंड है इसमें इसके अंदर में डाई कोट और एयर दोनों है इसके अंदर में, कि डाई कोट कितने टाइम लगा और एयर कितना टाइम लगा। तो आइडियली मैं बता दूं आपको कि 2 से 3 सेकंड जो है स्प्रे का टाइम होना चाहिए, इस हिसाब से आपकी डाई की कूलिंग जो है वो चलनी चाहिए। डाई की कूलिंग जो है कूलिंग चैनल के थ्रू जो है इस हिसाब से मेंटेन होनी चाहिए कि आपको डाई स्प्रे जो है, डाई कोट का स्प्रे जो है सिर्फ 2 से 3 सेकंड ही करने की जरूरत पड़े आइडियली, ठीक है। तो ये सिर्फ एज ए रिलीज एजेंट काम करता है, एक बैरियर बनाता है मोल्टन मेटल और आपकी डाई की सरफेस के बीच में। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से बनाता है वो। दूसरा, जैसे मैंने बात की, लुब्रिकेशन का काम करता है डाई की सरफेस के ऊपर में। मेंटेन द थर्मल बैलेंस, थर्मल बैलेंस जो है एक तरीके से मेंटेन करता है, जैसे कि मैंने बात की आपको कि वाटर बेस यूज करते हैं तो ये डाई का टेम्परेचर भी जो है वो कम करता है इसमें। मेटल फ्लो प्रमोटर होता है, मेटल का फ्लो प्रमोटर में अगर आप ये समझें कि अगर इसने एक लेयर बनाई है आपकी डाई की सरफेस पे, तो वो यूनिफॉर्मली बनाई है अगर इसने, तो ये मेटल को फ्लो कराने में भी जो है हेल्प करता है। जो एक रफ सरफेस होगी और जो एक जो है लुब्रिकेटेड सरफेस होगी, उसमें फर्क होता है मेटल के फ्लो। लुब्रिकेटेड सरफेस पे मेटल फ्लो जो है इजीली होता है, और एक रफ सरफेस पे, ड्राई सरफेस पे जो है मेटल जो है वो फ्लो अच्छे से नहीं होता है, राइट। इम्प्रूव पार्ट सरफेस क्वालिटी, जो सरफेस जो हम बात कर रहे हैं एस्थेटिकली दिखने में, जो पीस के अंदर जो शाइनिंग है वो उसके अंदर हेल्प करता है हमारा ये डाई कोट स्प्रे जो है। तो ये कुछ इसके की इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है हमारे डाई कोट के वो है। अब इसकी हम लोग जो है ना अंदर की मैकेनिज्म जानते हैं कि ये काम कैसे करता है ये डाई कोट। हम तो मार देते हैं वो स्प्रे उसके अंदर में, बट ये इसकी मैकेनिज्म क्या है काम करने की। इसकी मैकेनिज्म ये है कि आप ये देखिए लेफ्ट के अंदर में ये जो ड्रॉप है, ये हमारे डाई कोट हमारे स्प्रे की ड्रॉप है, राइट। जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग वाटर और जो भी डाई कोट हमें जो परचेज करते हैं उसको मिक्स करके हम लोग अपना डाई कोट स्प्रे बनाते हैं, चाहे 1:100 के रेशियो में बनाए, चाहे 1:150 या 1:200, जैसा डाई कोट की क्वालिटी है उसके हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही एक छोटी क्वांटिटी के अंदर में उसमें ऑयल जो है वो प्रेजेंस होता है, मोस्टली जो है उसमें वाटर जो है प्रेजेंस होता है, ठीक है। जब हम इसको अपनी डाई की सरफेस पे अप्लाई करते हैं तो ये काम कैसे करता है कि वाटर ड्राई एंड मेन कंपोनेंट अडहेयर टू द डाई सरफेस बाय द हीट ऑफ डाई सरफेस। कहने का मतलब ये है कि डाई के टेम्परेचर की वजह से जितना वाटर होता है इसमें वो सारा का सारा जो है एवोपरेट हो जाता है। डाई के टेम्परेचर को जो है रिड्यूस करके वो एवोपरेट हो जाता है, और जो मेन उसके अंदर कंपोनेंट होता है जो लुब्रिकेशन में काम आने वाला है, डाई की सरफेस में एक बैरियर क्रिएट करने के काम आने वाला है, वो उस डाई की सरफेस पे जो है स्टिक हो जाता है, वो लग जाता है, जो एक बैरियर जो है क्रिएट करता है। तो इस तरीके से ये जो है हमारा जो डाई कोट है वो काम करता है। अब इसमें 2 क्लॉज है, मतलब कि 2 इसके अंदर में चीजें हो सकती हैं। पहली चीज क्या है कि जब आपका डाई का टेम्परेचर ठंडा है तो ये कैसा रिएक्शन देगा। जब आपका डाई का टेम्परेचर ठंडा होगा तो आप देखें जो इसके अंदर वाटर एवोपरेट होना चाहिए था, जो वाटर जो भाप बन के जो उड़ना चाहिए था, वो आप देखेंगे कि वो भाप बन के नहीं उड़ पाया, जिसकी वजह से आपका जो अंदर का जो ऑयल था, जो अंदर का मेन कंपोनेंट था, वो डाई की सरफेस पे लग ही नहीं पाया,
स्टिक हो ही नहीं पाया और एक बैरियर जो है वो बन ही नहीं पाया, लुब्रिकेशन डाई की सरफेस का हो ही नहीं पाया। और उससे जो हम कहते हैं ना कि कार्बन बहुत आ रहा है हमारी डाई के अंदर में, वो कार्बन आने का कारण यही होता है कि आप एक्सेस डाई कोट यूज कर रहे हैं या फिर आपकी डाई की सरफेस का टेम्परेचर उतना जा ही नहीं रहा कि वो वाटर को एवोपरेट करे और अपना जो इसके अंदर में डाई का जो मेन कंपोनेंट है वो डाई के ऊपर में लगे। तो दो रीजन हो सकते हैं कार्बन आने के, एक तो या तो आप एक्सेस यूज कर रहे हो डाई कोट, दूसरा आपकी डाई की सरफेस का टेम्परेचर लो हो। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इसके अंदर क्लॉज हो सकता है वो ये हो सकता है कि जब आपका डाई का टेम्परेचर ज्यादा हो तो उस केस में ये कैसे रिएक्ट करेगा। उस केस के अंदर में क्या होगा कि जब डाई का टेम्परेचर एक्सेस होगा, ज्यादा होगा, जैसा कि मैंने बताया कि मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, उस केस में ये ऑटोमेटिक जो है एक हीटेड जो लेयर है वो क्रिएट करेगा। ओके, मैं इसको और अच्छे से आपको समझाने के लिए ना एक वीडियो देना चाहता हूँ, ठीक है ना, वो प्लीज आप जो है देखिए, उसको देख के बड़ा क्लियर होगा वो कि ज्यादा टेम्परेचर होने पे क्या उसके अंदर में आएगा। ये भी एक मेरा वीडियो है, इसके अंदर अपने YouTube चैनल पे जो है मेरा डाला हुआ, ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं। आप ये देखिए स्क्रीन पे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये एक बार दोबारा देखते हैं, एक बार दोबारा। ये वो सिचुएशन है जब आपका डाई का टेम्परेचर ठंडा है। ये देखिए आप, वाटर एवोपरेट हो ही नहीं पा रहा, सिर्फ कार्बन जो है वो जनरेट करेगा, राइट। अब दूसरी देखते हैं हम लोग कंडीशन जब डाई का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है। ये देखिए हमने टेम्परेचर बताया, ये डाई की तरह काम कर रही है और ये आप डाई कोट इस पे डाल रहे हैं, तो डाई कोट जो है ना, आप देखेंगे बबल जो है वो बूंदे जो है, ड्रॉप जो है वो डाई की सरफेस पे लगी ही नहीं रही। एक बैरियर क्रिएट हो चुका है, एक जो क्या बोलते हैं उसके अंदर में एक ऐसा बैरियर क्रिएट हो चुका है कि डाई की जो ड्रॉप है, जो डाई कोट की ड्रॉप है, वो पूरी ही सतह से जो है अपनी इधर उधर जो है गिर रही है। डाई की सरफेस के अंदर जो है कोई लुब्रिकेशन लेयर जो नहीं बना रही है, एक्सेस डाई टेम्परेचर होने की वजह से। तो दोनों ही केस के अंदर में हमें इसके अंदर नुकसान है कि डाई का टेम्परेचर ना तो कम होना चाहिए, ठीक है ना, कम के अंदर में मेरा कहने का मतलब ये है कि लेस देन जो 90 डिग्री और 100 डिग्री जो टेम्परेचर आएगा डाई के अंदर में, तो उस केस के अंदर में हमारा कार्बन डिकम्पोजिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, सोल्डरिंग आने के चांसेस ज़्यादा हैं। उधर दूसरी केस के अंदर में भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा हमारा डाई का सरफेस का, तो लुब्रिकेशन लेयर और एक बैरियर लेयर जो है डाई की सरफेस पे बनेगी ही नहीं, क्योंकि वो डाई कोट जो है उसके कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएगा हाई टेम्परेचर की वजह से, एक इंसुलेटिंग वेपर लेयर की वजह से जो है। तो उस केस में भी हमारे सोल्डरिंग आने के चांस ज्यादा है, क्योंकि लुब्रिकेशन लेयर बन ही नहीं रही। वो डाई जो है हीट जो है होने से डाई की सोल्डरिंग जो है ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। ज्यादा हीट होने पे ये याद रखना कभी कार्बन नहीं आएगा, ठीक है ना। ये चीजें जो है छोटी चीजें हैं और करेक्शन करने के लिए बड़ी अच्छी चीजें हैं। ओके, अभी हम लोग जो है इसके अंदर में मैं आपको बता दूं कि अपने एक लास्ट टॉपिक जो है हमारा आज के सेशन का थर्मल बैलेंसिंग जो है बड़ा इम्पोर्टेंट, जो अभी तक बातें चली आ रही हैं जो हमारे ब्रेकडाउन और डाई की लाइफ को लेके, उन सब के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ये थर्मल बैलेंस, कि कैसे हम लोग इससे जो है थर्मल बैलेंस कर सकते हैं और क्यों जरूरी है ये, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए कंप्लीट कांस्टेंट प्रिसाइज थर्मल कंट्रोल थ्रू आउट द डाई कास्टिंग प्रोसेस। हमारे पूरे डाई कास्टिंग प्रोसेस के दौरान जो है एक टेम्परेचर मेंटेन करना, जो ये थर्मल बैलेंस है इसको कोई हाई फाई वर्ड मत समझना आप कोई भी प्लीज, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इतना कह रहा है थर्मल बैलेंस बोलने
का जो मतलब है इसका कि आप अपने डाई का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखें ड्यूरिंग द आपकी पूरी प्रोडक्शन की साइकिल, ठीक है। क्योंकि आप ये बात ध्यान रखना कि हर साइकिल के अंदर में, यानी कि जितनी बार भी आपकी डाई के अंदर शॉर्ट लग रहा है, जितनी बार भी आपका मेटल जो है, एल्युमिनियम जो है डाई की सरफेस से कांटेक्ट में आ रहा है, उतनी बार आपकी हीट जो है वो उसके अंदर ऐड होगी, राइट। तो उसी के अंदर में हीट जो है रिड्यूस भी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये डाई का टेम्परेचर जो है मैंने इसके अंदर में लिखा हुआ है कि हमारा 200 जो है होना चाहिए, तो इसमें ये 250 और 315 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज फिनिश के लिए 190 और 315 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बताया गया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये टेम्परेचर मैनुअली, मतलब विदाउट एमटीसी यूनिट जो है अचीव करना काफ़ी इनप्रैक्टिकल है और थोड़ा सा इसके अंदर में मुश्किल नहीं है। बट इसी के साथ में मैंने जो बताया ना आपको, एवरेज फिनिश के लिए या फिर एक डाई के टेम्परेचर को अच्छी कंपोनेंट फिनिश के लिए आप 200 डिग्री तक एटलीस्ट जो है मेंटेन कर सकते हैं विदाउट एमटीसी यूनिट। थोड़ी सी किन बातों का ध्यान रखते हुए वो मैं आपको आगे बताता हूँ। एक ये थर्मल बैलेंसिंग का भी एक मेरा जो है ना वीडियो है, उसके अंदर में वो भी आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। बट मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि फुली कैलकुलेटेड वे में हम इसकी थर्मल जो हीट है, जो बैलेंस है, कितनी हीट इसके अंदर ऐड हो रही है पर साइकिल, वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसके थ्रू जो है, ठीक है। बट हम लोग आज इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कैसे करेंगे उन सब चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम बात करेंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके यहाँ शॉप फ्लोर पे जो है किन चीज़ों की जो है ज़रूरत है और किन चीज़ों से आप जो है ये अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए इसमें कि हीट इनपुट फैक्टर क्या क्या है। आपका ये जानना जरूरी है कि इन हीट को बैलेंस करने के लिए मेरे को किस किस फैक्टर पे काम करना पड़ेगा, किस किस फैक्टर को मुझे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो साइकिल टाइम है। साइकिल टाइम अगर आप कम करते हैं, साइकिल टाइम आप अगर कम करते हैं तो आप ये जानिए कि पर शॉट हीट जो है आप उसके अंदर में ज़्यादा ऐड करते हैं, राइट। इसलिए साइकिल टाइम भी एक फैक्टर है। कंपोनेंट थिकनेस, कंपोनेंट थिकनेस आप इसके अंदर में ये मान के चलिए जहां भी जिस कंपोनेंट के अंदर में थिकनेस ज्यादा होगी वहां पे हीट जो प्रोड्यूस है वो ज्यादा होगी उस कैविटी के अंदर में। कंपोनेंट का फिल टाइम, कंपोनेंट का फिल टाइम जितना कम होगा इसके अंदर में उतनी ही हीट जो है इसके अंदर में ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। मेटल का टेम्परेचर, मेटल का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा आपका इसके अंदर में उतना ही हीट इनपुट जो है डाई को पर शॉट जो है वो ज्यादा जाएगी। तो मेटल का जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है ना वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है इस थर्मल बैलेंसिंग को करने के लिए। कई जगह आपने देखा होगा कि होल्डिंग फर्नेस का जो टेम्परेचर है प्लस माइनस जो है 25 डिग्री और 30 डिग्री तक जो है लिया जाता है। कई जगह रेंज डिसाइड की होती है कि 650 से 680 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होते उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। पर इम्पोर्टेंस ये है कि सिर्फ 10 डिग्री आपको ये टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए आइडियली। उससे क्या होगा कि आपके पर शॉट जो साइकिल के डाई के अंदर जो हीट ऐड होने वाली है वो कंट्रोलेबल रहेगी, ठीक है। तो इसलिए मेटल का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री के अंदर में आपको मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। अब नंबर ऑफ 4 फैक्टर है हमारे हीट इनपुट के, और जो हीट आउट करेंगे वो सिर्फ 2 ही हैं उसके अंदर में, और 2 में से मैं बोलूंगा सिर्फ एक ही है। राइट जो मेथड है आइडियली जो है एक ही जो फैक्टर है उसी से ही मैक्सिमम जो कूलिंग है, मैक्सिमम हीट जो आउट है उसी सोर्स से करनी चाहिए, वो है कूलिंग लाइंस। कूलिंग लाइंस के थ्रू ही आपको मैक्सिमम हीट जो है वो रिड्यूस आउट करनी चाहिए, ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग थर्मल
बैलेंस जो हमने ऊपर बात करी, अब उसको मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि हम क्यों कह रहे हैं इसके अंदर में कि स्मॉल पोर्शन ऑफ हीट रिमूव थ्रू द स्प्रे, बट प्रैक्टिकली वी ऑलमोस्ट ट्राई टू रिमूव हीट और कूल डाउन द डाई थ्रू द स्प्रे। मतलब ये तो नॉर्मल जो आपकी इमेज दिखाई दे रही है शॉप फ्लोर की, आपने देखा होगा ना कि डाई के चारों तरफ जो है मशीन के दोनों साइडों तरफ जो है नीचे जो है स्प्लिज हुआ होता है। वो सिर्फ इसी वजह से हुआ होता है कि हम लोग क्या है उसके अंदर में डाई कोट का जो क्वांटिटी है वो इतना यूज करते हैं, इतना यूज करते हैं उसको, और अननेसेसरी यूज करते हैं उसको। मैक्सिमम जो मैंने पहले भी कहा कि हीट जो है आपकी डाई कूलिंग चैनल से करनी चाहिए, पर हम ट्राई क्या करते हैं कि स्प्रे से, नॉल स्प्रे है तो उससे तो फिर पूरी ही हम डाई कूलिंग चल भी रही है या नहीं चल रही है उस पर हम ध्यान ही नहीं देते। तो हमें करना क्या चाहिए इसमें कि स्प्रे जो सेटिंग का जो पैटर्न है ना वो भी हमें जो है सेट करना चाहिए। आपने अगर गौर किया नहीं हुआ, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो हीट जो जनरेट होती है आपकी वो स्टार्ट होती है डिफ्यूजर से लेते हुए, और ऊपर जैसे जैसे जाएगा ओवरफ्लो की तरफ मेटल, तो हीट जो है डिफ्यूजर से ओवरफ्लो की तरफ जो है रिडक्शन फॉर्म में जाती है। मतलब सबसे ज्यादा हीट जो है डिफ्यूजर, फिर गेट एरिया, और फिर जो है ऐसे कम होते हुए जो है ओवरफ्लो तक जाती है। तो उसी हिसाब से आपको जो अपना स्प्रे का जो पैटर्न है, अगर आप ऑटो स्प्रे यूज करते हैं तो आपको अपने पाइप जो है इसी पैटर्न में जो है अप्लाई करनी चाहिए, इसी पैटर्न में जो है इस पोजीशन लगानी चाहिए आपको कि मैक्सिमम पाइप जो है आप डिफ्यूजर से स्टार्ट करते हुए और ऊपर तक जब ओवरफ्लो तक जाएंगे तो कम करते हुए पाइप आपको जाने चाहिए, राइट। और अगर इसको और मॉडरेट करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं इसके अंदर में कि जो डिफरेंट साइज के जो नोजल है वो भी यूज कर सकते हैं। तो आप नीचे वाले पोर्शन पे ज्यादा वॉल्यूम के बड़े साइज के नोजल जो है आप लगा सकते हैं, और जैसे 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 ऊपर कैविटी में ऊपर की तरफ आएंगे आप तो वहां पे छोटे या कम साइज के नोजल जो है आप पाइप जो है लगा सकते हैं। और मैनुअल अगर स्प्रे गन यूज करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो है ऑपरेटर पे डिपेंड करता है। पूरा ऑपरेटर जो है वो कन्विंस होना चाहिए इस चीज को लिए कि मैं इस गन का यूज कैसे करूं। वो इस गन का यूज ऐसे कर सकता है जैसे मैंने बताया कि हीट जो है सबसे ज्यादा जनरेट जो फ्यूजर पे होती है, फिर गेट एरिया पे होती है, उसके बाद जो है कम होती हुई जाती है। और मैं बताता हूँ, अगर आप और बढ़िया से कनेक्ट होना चाहते हैं इस चीज से जो मैं बता रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा हीट जो डैमेज होती है या कोई पिन अगर टूटती है तो वो गेट एरिया के पास से ही टूटेगी। उसके अंदर में हीट चेक्स में अगर जनरेट होंगे तो डिफ्यूजर से स्टार्ट होते हुए गेट एरिया पे सबसे पहले जनरेट होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा हीट जनरेशन जो है वहीं पे आ रही है, राइट। तो आपको ये पैटर्न जो है आपको बनाना पड़ेगा। और जहां डाई के अंदर शार्प कॉर्नर्स है, आपको लगता है कि ये सोल्डरिंग जो है कहीं पे ऐसी जगह आ रही है जो बार बार आ रही है, तो आपको शार्प कॉर्नर जो है ना वहां पे, वो उसकी वजह से हीट जो है मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रही है वहां पे। तो ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करके आप मैनुअल स्प्रे गन से जो है वहां पे अपना जो हैंड है वो सेट कर सकते हैं, राइट। बट बेसिक यही है कि नीचे यानी डिफ्यूजर से ऊपर की तरफ जाते जाते अपना स्प्रे का जो टाइम है, जो क्वांटिटी है वो कम करते हुए जाए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। But you know what impact does on die life going shorten in each cycle. We claim 1 lakh short of die. We satisfy ourselves only to get the after so many repairs and production loss and customer dissatisfaction. सबसे सबसे जो लॉस वाली चीज है वो यही है, कस्टमर कंप्लेंट और कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। दोनों ही तरीके से, पार्ट की क्वालिटी को लेके भी और पार्ट की क्वांटिटी को भी लेके। देखो ये इम्पैक्ट देखो कहां तक जाएगा, आप इससे कनेक्ट हो कि आपने ये चीज अगर नहीं समझी कि मेरे को थर्मल बैलेंस कैसे करनी है, आपकी अपनी डाई का टेम्परेचर कैसे बैलेंस करना है, तो ये चीज कहां तक जाती है, आप इससे कनेक्ट हो। आपने मैनुअल स्प्रे गन से या फिर रॉन्ग मेथड से जो है डाई को ठंडा करना चालू किया, ठीक है, बैलेंस करना चालू किया, या आपने बैलेंस किया ही नहीं, हीट प्रोड्यूस होती रही, ब्रेकडाउन आते रहे और आपने कभी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उस केस में क्या होगा कि आप जो है ना उसके अंदर देखेंगे कि ब्रेकडाउन बढ़ेंगे, राइट। और हम रिपेयर करा करा के उसके अंदर में एक तो क्वांटिटी भी कम प्रोड्यूस करेंगे, दूसरा
जब आपकी डाई के अंदर ब्रेकडाउन्स बढ़ेंगे तो आपकी डाई की क्वालिटी जो है, जो उससे बनने वाले पार्ट्स हैं उनकी क्वालिटी भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब हीट चेक्स आने लगेंगे, कोई पिन बैंड होने लगेगी उसके अंदर में, कस्टमर कंप्लेंट जो है वो जनरेट होने लगेंगी उसके अंदर में, क्वांटिटी को लेके भी कि आप पूरा का पूरा जो है प्रोडक्शन भी नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके यहाँ ब्रेकडाउन ज़्यादा है डाई के अंदर में, और मेरे जो पार्ट बन के भी आ रहे हैं उसके अंदर में मेरी एज पर क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है नहीं बन के आ रहे हैं। आपकी पार्ट के अंदर में अगर डायमेंशन वेरिएशन भी है ना, तो उसमें भी इसका रोल बहुत है थर्मल बैलेंसिंग का। आप जो ये कहते हैं ना कि मेरी डायमेंशन वेरी करती है बट मेरी डाई के अंदर फ्लैश भी आती है, तो आप ये मान के चलिए कि जब जब आपकी डाई के अंदर फ्लैश आएगी, आपकी पार्ट के अंदर में आपकी डायमेंशन जो वेरिएशन है वो ज्यादा होगी। जिन कंपोनेंट के अंदर में आपकी टॉलरेंस क्लोज है, मतलब कम टॉलरेंस वाले कंपोनेंट हैं, आप फ्लैश के साथ चला ही नहीं सकते, उनमें डायमेंशन वेरिएशन हो जाता है। और उसका रीजन सिर्फ यही है कि आपकी डाई के अंदर थर्मल बैलेंसिंग ना होना, आपकी डाई की टेम्परेचर को लेके मॉनिटरिंग का ना होना, राइट। अब कई लोग बोलते हैं कि इसको करें कैसे, ठीक है थर्मल बैलेंस होना चाहिए पर करें कैसे। सबसे पहली चीज तो कूलिंग जो मैंने इंश्योर करने के लिए आपको बताया। दूसरी चीज उससे पहले कि सबसे पहले मेजर करना चालू करें आप। मैं ये नहीं कहता कि हर शॉट के अंदर में आप जो है उसको मेजर करें, क्योंकि प्रैक्टिकल पॉसिबल आपके यहाँ नहीं है, पर और जो है स्टैंडर्डाइज आप अगर चाहते हैं इसको करना तो थर्मोकपल आप डाई के अंदर में लगा सकते हैं। कई तरीके के जो है थर्मोकपल भी आते हैं इसके अंदर में, बट जब तक चीजें नहीं है हम रिसोर्सेज को जो है लिमिटेशन नहीं बना सकते। हम रिसोर्सेज को लिमिटेशन नहीं बना सकते। हमारे पास और भी तरीके हैं। तरीके क्या हैं? आपके यहाँ सिंपल लेजर गन है जो आजकल कोरोना काल में आपने देखा होगा ना, वो जो चेक कर रहे हैं बॉडी का टेम्परेचर, उस टाइप की लेजर गन हमारे यहाँ आती है, शॉप फ्लोर पे यूज करते हैं। आप उसको ज्यादा नहीं तो आप जो है शिफ्ट के अंदर 2 बार उसको चेक करना चालू करें। आपको आइडिया लगेगा जब आप 1 हफ्ते का आप उसके अंदर डाटा देखेंगे कि मेरा ये डाई का टेम्परेचर जो है इतने बजे इतना जाता है, इतने बजे इतना जाता है, इस दौरान जो है मेरा ये बैलेंस नहीं रह पाता। तो उसके लिए आपको फिर एक स्टडी करनी पड़ेगी कि मेरे को मेरी कैविटी के अंदर में टेम्परेचर जो है किधर पड़ता है। फिर आपको कूलिंग लाइन चेक, मतलब एक जब मॉनिटर आपने चालू किया करना तो आपको गड़बड़ नजर आई तो आपने उस तरफ ध्यान जाएगा आपका, और आप उसको जो है मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये कुछ की पॉइंट है आपके थर्मल बैलेंस को करने के लिए, जिसमें से कई सारे मैंने जो है एक्सप्लेन भी पहले भी कर चुका हूँ, बट हम दोबारा जो है यहाँ पे बात करेंगे। यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट मैक्सिमम हीट शुड रिमूव थ्रू द डाई कूलिंग। जैसे मैं पहले भी बताया आपको कि आप ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से बिठा लें कि मैक्सिमम डाई की जो हीट है वो आपकी डाई कूलिंग चैनल के थ्रू ही होनी चाहिए। इट विल इंक्रीज योर डाई लाइफ एंड डिक्रीज योर नंबर ऑफ डाई रिपेयर। ये आप इससे बिल्कुल कनेक्ट हो जाइए कि आपकी डाई की लाइफ इससे बढ़ेगी, आपके नंबर ऑफ रिपेयर, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स जो हैं वो इससे कम होंगे, ठीक है। डोंट यूज डाई स्प्रे टू रिमूव हीट फ्रॉम द डाई सरफेस, इट विल नॉट हेल्प यू। ये बिल्कुल भी हेल्प जो है करने वाला नहीं है इसके अंदर में कि आपको जो है ये आपकी डाई की लाइफ को इंक्रीज करेगा या फिर आपको जो है कुछ फायदा पहुंचाएगा, आपका इजी इजेक्शन होगा, सोल्डरिंग नहीं आएगी। बिल्कुल ये मिथ है, बिल्कुल मिथ है ये। आप इसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट जो है नीचे डिजाइन किया है, आप वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है कि ये स्प्रे पैटर्न है जो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया था इसके अंदर में। ये पहले आपको समझा देता हूँ, ये फिगर यहाँ आ गया है तो कि ये नीचे का एरिया डिफ्यूजर का एरिया है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो ये टेम्परेचर कम होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इसका रनर पे टेम्परेचर T1 है, गेट पे टेम्परेचर T2 है, ऐसे ही कास्टिंग के अंदर में इसका जो टेम्परेचर है बीच में वो T4 है, ऐसे ही अंदर ऊपर T5 तक है। मतलब जैसे जैसे ऊपर गया है तो वो टेम्परेचर जो है T1 से T5 तक गया है। अब इसमें जो रिलेशन मैंने पहले समझाया आपको, वो रिलेशन क्या है कि T1 का टेम्परेचर T2 का होगा और
T2 का टेम्परेचर T3 से ज़्यादा होगा। अभी T1 T2 को मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। ये मेरा एरो देखिए आप कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फिर यहाँ पे कम होगा, फिर ऐसे यहाँ पे कम होगा, और ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वहाँ टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो मेरा कहने का जो पर्पस था वो ये था कि आपका जो स्प्रे का जो पैटर्न है ना वो भी इसी हिसाब से होना चाहिए कि ज़्यादा स्प्रे की क्वांटिटी यहाँ लगे, फिर धीरे 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 ऊपर जो है कम होता हुआ उसके अंदर में जाए। ठीक है, तो आप इसके अंदर में जो मैं एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा था वो एक्सपेरिमेंट ये है कि आप की डाई शॉर्ट लगने के बाद जब ओपन हुई, कास्टिंग इजेक्ट हुई, तो लेजर गन एक डिफ्यूजर का जो है टेम्परेचर जो है आप चेक कीजिए कितना आया। सपोज कीजिए आपका टेम्परेचर वहां पर आया 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आपने स्प्रे किया जो नॉर्मल आप स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद में आपने उसको टेम्परेचर लिया, स्प्रे करते ही आपने टेम्परेचर लिया उसका, तो वो स्प्रे करने के बाद में आपका टेम्परेचर सपोज करो वहाँ पे 120 या 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 110-120 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपको दिखाई दिया। अब मैं ये कहता हूँ कि अब आप उसको 10 सेकंड के लिए ऐसे ही एयर में छोड़ दो। आप एक एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें अब आपने पहले बिफोर टेम्परेचर लिया, आफ्टर स्प्रे टेम्परेचर लिया डिफ्यूजर का, अब उसको 10 सेकंड के लिए छोड़ दो आप ओपन एयर में। अब आप 10 सेकंड बाद जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे उसका टेम्परेचर जो है जो 110 और 120 डिग्री था वही टेम्परेचर 130-140 डिग्री आ चुका है। आप बोलेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, आपने टेम्परेचर चेक किया था अभी 10 सेकंड पहले 110 डिग्री है। ये इसलिए होगा, आप अपने यहाँ प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, जिससे ये प्रूवन होता है कि डाई कोट से जो ठंडी आपने डाई की, जो आपका जो पर्पस था कि मैं स्प्रे से ठंडा कर दूंगा, वो बिल्कुल यूजलेस है। वो आपने सडनली टेम्परेचर जो कम कर दिया 110 डिग्री 200 से, वो उसकी डाई की लाइफ को डिक्रीज कर गया, वहां तो वो अपना काम दिखा गया। बट आपका जो ये था कि मैंने इतना टेम्परेचर कम कर दिया इससे, वो 10 सेकंड बाद दोबारा उतना आ जाता है, 130-140 पहुंच जाता है। वो कारण क्या होता है उसका कि आपकी डाई जो इंसर्ट जो होता है वो सिर्फ फ्रंट से ही हीट नहीं होता और फ्रंट से ही ठंडा नहीं होता। सिर्फ आपकी डाई का जो इंसर्ट है वो फ्रंट से लेके बैक तक जो है हीट और ठंडा होता है। हीट ट्रांसफर जो है उसके अंदर में फ्रंट से लेके उसके बैक साइड तक होता है। उसके जो पीछे कास्ट आयरन का मोल्ड लगा होता है वहां तक हीट जाती है। उसके पीछे जो मशीन का प्लेटन होता है वहां तक हीट जाती है। अगर आप देखोगे जब डाई आपकी चलती है, आप क्या सोचते हो मशीन का प्लेटन जो है मशीन के चलने से हीट हुआ है? नहीं, जो डाई की हीट ट्रांसफर हुई है पीछे प्लेटन तक, वो डाई के थ्रू हुई है, उसकी वजह से हीट हुआ है। तो क्या होता है कि जब आप स्प्रे मारते हैं तो वो सिर्फ फ्रंट से जो है वो ठंडा होता है इंस्टेंटली, बट जब हीट जो है अपने इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करती है, जो पीछे का टेम्परेचर पहले से ही ज्यादा था वो हीट ट्रांसफर करना चालू करता है उसके फेस की तरफ जहां टेम्परेचर कम हो गया था। आपको ये तो मालूम है ना कि हीट जो है ज्यादा टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है। तो आपने जब टेम्परेचर कम कर दिया अपने सरफेस का, तो जहां टेम्परेचर ज्यादा था जो कि बैक साइड में था वो आगे ट्रांसफर होने लगता है, जिसकी वजह से 130-140 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा मेरी आवाज आ रही है आपको? एक बार कंफर्म कर लेते हैं, काफी जो है टाइम हो गया, कहीं मेरी आवाज आ रही हो या नहीं आ रही हो। मेरी आवाज और ये इमेज दिखाई दे रही है हितेश जी आपको? अरे आपकी आवाज। ओके, थैंक यू कंफर्मेशन के लिए। ओके ओके, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो ये जो एक्सपेरिमेंट, एक मिनट, सॉरी, आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। ओके, शुरू करते हैं हम लोग। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिससे ये मिथ जो है आपका क्लियर होगा कि डाई स्प्रे जो है वो आपकी हेल्प नहीं करने वाला लॉन्ग टाइम में। ठीक है, ओके। अब ये की पॉइंट है कुछ जो आपकी हेल्प करेंगे कि थर्मल बैलेंसिंग को करने के लिए। तो आप एक काम कर सकते हैं कि डाई ओपनिंग स्पीड जो है, आप अपनी डाई जब ओपन होती है उसकी स्पीड जो है
कम रख सकते हैं एज कंपेयर टू डाई क्लोजिंग स्पीड। ठीक है, दोबारा बताता हूं आपको, डाई ओपन की स्पीड जो है आप कम रख सकते हैं, धीमी रख सकते हैं एज कंपेयर टू आपकी डाई क्लोजिंग की स्पीड से। यानी कि डाई की क्लोजिंग की स्पीड अगर आपकी 70% है, 80% है, तो डाई ओपन होने की स्पीड जो है 40 से 50% आप रख सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा कि इट विल हेल्प टू डिक्रीज इन डाई टेम्परेचर। डाई ओपन होते समय आपको अगर टाइम ज्यादा मिलेगा आपकी डाई को एयर के कांटेक्ट में आने का, तो वो जो सरफेस का टेम्परेचर है, जो सरफेस का जो कास्टिंग का जो सॉलिडिफिकेशन है वो प्रॉपर होगा, और कास्टिंग का जो इजेक्शन है वो प्रॉपर होगा। आपकी जो इजेक्टर पिन जो प्रॉब्लम होती है, जो एकदम उसके अंदर से पार हो जाती हैं, वो चीज़ें कम होंगी। सोल्डरिंग और कास्टिंग का स्टकअप होना वो कम होगा। डाई का टेम्परेचर जो है मेंटेन होने में उसको हेल्प होगी, एक छोटा सा पैरामीटर जो है चेंज करने पे। कंडीशन इसमें यह है कि टोटल साइकिल टाइम जो है आपका वो रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब वो कांस्टेंट कैसे करेंगे आप लोग, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि आप जब अपनी साइकिल टाइम स्टडी करेंगे तो उसमें कहीं पे जो सेकंड आपके बढ़ेंगे डाई स्लोअर करने पे, ओपनिंग स्पीड स्लो करने पे, हो सकता है आपका 1 से 1.5 सेकंड जो है वो बढ़ जाए। तो उस 1 से 1.5 सेकंड को या 2 सेकंड को आप जो है कंपनसेट कर सकते हैं इजेक्टर की स्पीड को इंक्रीज करके, लैडल की पोरिंग को, जो अदर वेरिएबल है आपके साइकिल टाइम में। ठीक है, ओके, अगला पॉइंट क्या है, स्लाइट इंक्रीज इन सॉलिडिफिकेशन टाइम कोरस्पोंडिंग टू इंक्रीज इन डाई कोट टेम्परेचर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनिशियल डाई टेम्परेचर। कहने का मतलब यह है कि एक छोटा सा पैरामीटर, डाई कोट का टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है तो आपका सॉलिडिफिकेशन टाइम भी जो है उस दौरान बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका डाई कोट का टेम्परेचर सपोज करो 25 डिग्री था, तो उस दौरान सॉलिडिफिकेशन टाइम आपका जो है 10 सेकेंड था। ठीक है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। और डाई कोट का टेम्परेचर जैसे गर्मियों के अंदर में आपका या कूलिंग टावर काम नहीं कर रहा, उस केस के अंदर में डाई का वाटर का टेम्परेचर जो है, क्योंकि जो वाटर आप डाई कोट के अंदर मिक्स करते हैं वो आपका टोटल टेम्परेचर जो है डिसाइड करता है। तो वो टेम्परेचर अगर बढ़ा और वो बढ़े हुए टेम्परेचर के साथ में वो डाई कोट आपने डाई की सरफेस पे अप्लाई किया, तो वो डाई का टेम्परेचर जो पहले कम कर रही थी डाई कोट, वो अब उतना कम नहीं करेगी, जिससे कि आपको कास्टिंग को सॉलिडिफाई करने के लिए अपना सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो डाई कोट का टेम्परेचर भी जो है आपको मेंटेन रखना है। ठीक है, मैंने बताया कि 25 से 30 डिग्री। An increase in spray duration decrease both the solidification time and the dye surface temperature। अब बिल्कुल कनेक्ट चीजें हैं कि आप डाई का जो स्प्रे, जो नॉर्मल आपकी साइकिल चल रही थी उसके अंदर में अगर आप जो है डाई के स्प्रे को जो है डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि कम करते हैं उसके ड्यूरेशन को, तो उस समय क्या होगा कि सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है आपका वो भी बढ़ेगा और सरफेस का टेम्परेचर भी जो है वो बढ़ेगा इसके अंदर में। ठीक है, और जो कि कास्टिंग की क्वालिटी के लिए खतरनाक है। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर हमारा पर साइकिल पर शॉट हमारा जो मेल्टिंग का टेम्परेचर है अगर बढ़ेगा, तो वो हीट जो है पर साइकिल पर शॉट जो है वो ऐड होगी, और ऐड होने की वजह से हमारा सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है वो बढ़ेगा। अब ये प्रैक्टिकली अगर इन चीज़ों से कनेक्ट हो ना आप, तो आप समझो कि कभी कभी जब आपका होल्डिंग फर्नेस का टेम्परेचर जो है 650 चल रहा है, ठीक है, तो आपकी डाई जो है फ्लैश नहीं मार रही है, आपका पार्ट जो है बिल्कुल अच्छी सरफेस या अच्छी क्वालिटी का जो है और विदाउट डिफेक्ट जो है जनरेट हो रहा है। अब जैसे ही टेम्परेचर जो है 650 से आपका 630 आ जाता है, फॉर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि 20 से 30 डिग्री कम हो जाता है कि आपने एक नोज डाल दी या फिर कुछ रिजेक्शन मेल्ट कर दिया उस होल्डिंग फर्नेस में, तो उस केस में लगता है कि अभी मेल्ट हो जाएगा ये, जब तक चलने दो मशीन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है उसमें। बट आप ये मानिए कि उस दौरान जो भी 10 पार्ट निकलेंगे या 20 पार्ट निकलेंगे उस दौरान, तो वो हो सकता है कि 650 से जब 630 तक टेम्परेचर आया है उसमें से 3 से 4 पार्ट जो है वो कम टेम्परेचर के निकले, जिससे कि आपकी डाई का जो टेम्परेचर है
जो बैलेंसिंग है वो सारी डिस्टर्ब हो जाए और अगले 5 से 10 शॉट जो है वो नॉन फीलिंग के निकल के आए लो टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। और इसी तरीके से जब टेम्परेचर राइज हो जाएगा 30 डिग्री और, तो वो दौरान आप देखेंगे कि आपकी डाई ने फ्लैश मारा बिस्किट या प्लंजर ने बैक मारा, जिसकी वजह से बिस्किट थिकनेस कम हो गई, जिसके अंदर पार्ट जो है पूरी तरीके से फिल नहीं हो पाया। तो ये सारे रीजन हम सोचते हैं कि एकदम से जनरेट हुए, नहीं, एकदम से नहीं होते चीजें जनरेट। आप प्रोसेस को कंट्रोल में रखिए, कुछ भी चीज है बिल्कुल सरप्राइजली नहीं होगी। बेसिक अडेयर कहिए, कुछ भी चीजें सरप्राइजली नहीं होंगी इसके अंदर, ठीक है। तो ईशान जी आज का जो सेशन था वो यहीं तक था, ठीक है। और मेरा जो है क्वेश्चन आंसर का जो है टाइम है वो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम कम से कम एटलीस्ट जो है हर आदमी एक क्वेश्चन जरूर पूछे।